हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास उपेंद्र सिंह की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है उसका आज वैदिक काल का लेक्चर नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये आपको पता है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति की जो क्लासेस हैं वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई जा रही हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और इस क्लास का आप फायदा उठाएंगे। इस क्लास में मैं उपेंद्र सिंह जो बेहतरीन किताब है उसको तो मैं शामिल कर ही रहा हूं, साथ के साथ उससे जुड़े हुए अन्य चीजें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं उनको भी मैं कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपको जगह जगह पर आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। यानी कि इसमें दोनों काम आपके हो जाएंगे और बस इतना चाहता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से इसके आप अपने नोट्स बनाते चलिए, ठीक है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास उपेंद्र सिंह और वैदिक काल लेक्चर नंबर 5, ठीक है ना। इसको स्टार्ट करते हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन करिए और इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अब तक मैं इसमें वैदिक काल से संबंधित उनके साहित्य के बारे में, उनके भौगोलिक ज्ञान के बारे में, उनकी सामाजिक राजनीतिक जो संरचना थी उन सब के बारे में चर्चा कर चुका हूं। आज इसमें हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक आर्यों की आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों के बारे में और उनके सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच नवंबर बैच आपका लॉन्च किया गया है, जिसकी MK लाइव कोड पर जो फीस है मात्र 18,999 रुपए है और इस बैच के जो स्टार्टिंग है वो 16 नवंबर से आपकी स्टार्ट हो रही है शाम को 6 बजे। तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसमें आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, आपके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ के साथ प्री की अलग से क्लासेस भी चलेंगी और टेस्ट सीरीज भी, मेंस की अलग से क्लासेस भी चलेंगी और उनकी टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी। तो सभी लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और इस बैच को लेकर के अपनी तैयारी को उस लेवल पर लेके जाइए जहां से आपके सिलेक्शन की शुरुआत होती है, ठीक है ना। चलिए, और किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो मुझे यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, टेलीग्राम और मेल आईडी, ठीक है। और इस कोड को लगाना आप मत भूलिएगा और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम लिंक है, चाहे ये इसके थ्रू और चाहे डायरेक्ट इसके थ्रू भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक हम लोग वैदिक साहित्य, उद्भव, आगमन, भौगोलिक विस्तार, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वैदिक आर्यों का आर्थिक और धार्मिक जीवन, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसमें मेरे जो पढ़ाने का जो कंसेप्ट है वो यही है कि मैं इसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन के तौर पर आपको पढ़ाने की कोशिश करूं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक जीवन के संदर्भ में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्थिक जीवन के तहत 3 से 4 गतिविधियां होती हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, आज भी होती हैं। उनमें आपका कृषि है, पशुपालन है, शिल्प और उद्योग है और साथ के साथ आपका एक चीज और भी है जिसे हम कहते हैं व्यापार वाणिज्य, ठीक है ना। इन 4 चीजों के आधार पर ही किसी भी काल की आर्थिक गतिविधियों का आप अध्ययन कर सकते हैं और यही 4 चीजें हैं और आज भी देखा जाए तो यही तो है। केवल इसमें बस इससे जुड़ी हुई सर्विस सेक्टर को और इंक्लूड कर दीजिए तो आज भी वही सारी चीजें हैं। तो इन्हीं 4 चीजों को हम कंपैरिजन के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऋग्वैदिक काल में उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी और उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये लोग जो हैं आर्य लोग घुमंतु प्रवृत्ति के थे और मध्य एशिया से होते हुए भारत की तरफ आए थे। एक जगह कहीं इनका कोई ठिकाना नहीं था, घूमते रहते थे।
जनरली खानाबदोश प्रवृत्ति के थे। तो ऐसी स्थिति में अब आप खुद सोचिएगा, क्या इनके उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य बहुत स्ट्रांग होंगे? जो जंगल में गायों को चराते हों, घोड़ों से उनकी रखवाली करते हों, अभी उनकी कोई स्थायी जगह ना हो, तो बताइए कि उनका मुख्य व्यवसाय क्या होगा? इसीलिए इनका जो ऋग्वैदिक काल का जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखिएगा, इनका कबीलाई समाज है। और कबीलाई समाज जो होता है वो हमेशा कृषि पर ध्यान नहीं देता। कबीलाई समाज का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो होता है पशुपालन। क्योंकि खानाबदोश लोग होते हैं तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? पशुपालन। अभी भी अस्थायी जीवन जी रहे थे, ठीक है ना, इसीलिए इन्होंने पशुपालन पर विशेष बल दिया था। गाय, इनकी पशुपालन में जो मुख्य पशु है वो दो हैं। मुख्य पशु एक तो गाय है और दूसरा है घोड़ा, जिसके माध्यम से वो उनकी रखवाली करते हैं। गाय और घोड़ा, ठीक है ना, आर्यों की। और इसी को लेकर के उनके युद्ध होते हैं, उनकी सारी चीजें होती हैं, आप अच्छे से जानते हैं। सबसे ज्यादा महत्ता उनकी गाय को ही दी गई है। लगभग ऋग्वेद में 176 बार इसकी चर्चा की गई है। 76 बार इसकी चर्चा है ऋग्वेद में, जो बताता है कि इसकी कितनी महत्ता है, ठीक है ना। और अधिकांश नाम इसी के नाम पर हैं, जैसे गविष्टि। गविष्टि यानी कि गणना करना। सोचिएगा, आपकी गोधूली, गोधूली संध्या को कहते हैं। संध्या काल यानी कि शाम के समय को, जिस समय गायें जंगल से वापस लौट रही होती थी तो उनकी जो पैरों की जो धूल उड़ती थी उसी से देख करके अंदाज लगा लेते थे कि भाई इनके आने का समय हो गया है। तो गांव की जो महिलाएं होती थी अपने घर में उनके भैंसों के लिए, अपने गायों के लिए जो भी चारे पानी और तमाम सारी चीज़ों की जो इंतजाम करना होता था, साफ सफाई करनी होती थी, वो सब करके रखती थी कि भाई गाय वापस आ रही है। तो संध्या काल हो गया, ठीक है ना। गोधूली हुआ, उसी तरीके से दुहिता है। दुहिता यानी कि पुत्री, गाय को दोहने वाली पुत्री, ठीक है ना। गोप है, गोप यानी कि राजा है, जनस्य गोपा कहते हैं, उसका भी नाम इसी से पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये आपके कंसेप्ट हैं। और भी अगर करना है तो देखिएगा, एक और अन्य नाम मिलता है अष्टकर्णी। अष्टकर्णी यानी कि 8 कान वाली, या जिसके कान में 8 छेद हैं। इस तरीके से यानी कि सारी चीजों की गणना से लेकर के हर एक नामकरण से लेकर के हर चीज उनकी गाय से संबंधित है, जो उनके महत्व को दर्शाती है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये एक कंसेप्ट है, ध्यान रखना। और इसी गायों की एक वर्ग जो है वो चोरी करता था। चोरी करने वाला जो गायों की चोरी करता था उसका नाम था पणी, यानी कि ये बेसिकली व्यापारी थे। और आप अच्छे से जानते हैं कि आर्यों ने कहां कब्जा किया हुआ था? आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में कब्जा किया हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारी हुआ करते थे, वो गाय वगैरह पशुपालन ज्यादा नहीं करते थे। इसीलिए जो पणी होते थे उनको ये पणी कहते थे, यानी कि वो गायों की चोरी करते थे। इनकी मुख्य संपत्ति क्या है? आर्यों की गाय, तो गायों को चुरा के ले जाते थे, इसलिए पणी कहते थे इनको। उनका नाम था पणी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और पणी से ही आगे जाकर के क्या बन गया? वणी। वणी से क्या बना? वणिक। वणिक से क्या बना? बनिया, यानी कि व्यापार करने वाला। तो इस तरीके से नामकरण इसका शुरू हुआ था, ठीक है ना। दूसरा जो मुख्य पशु है वो है आपका घोड़ा, अश्व, जिस पर बैठकर के उन्होंने यहां पर अपनी जर्नी की थी, यहां पर आए थे और उसी के माध्यम से सारी चीजें करते थे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी पशुपालन के संदर्भ में अन्य जो पशु हैं वो कौन कौन से हैं? भेड़ है, बकरी है, बैल है, ऊंट है, सब कुछ है। भेड़, बकरी, भैंस, बैल, ऊंट, इन सब का जिक्र है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन ऋग्वेद में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं है।
यानी कि अभी ये इसको नहीं जानते थे। इस बात को याद रख लीजिएगा। तो बाघ या हाथी का इस पीरियड में कोई उल्लेख नहीं है। क्लियर हो गया? ये है। और इसी को अगर हम यहां पर तुलना करके देखें तो इस काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में इनका क्षेत्र विस्तार हुआ, दूर दूर तक फैल गए, पूरे बिहार तक ये पहुंच गए थे। उत्तर वैदिक काल में विंध्या रेंज तक पहुंच गए थे। और इस पीरियड में ध्यान रखिएगा, पशुपालन का महत्व कम हुआ। पशुपालन का जो महत्व है वो क्या हुआ? कम हुआ। और कृषि का महत्व बढ़ा। महत्व बढ़ा। ये एक परिवर्तन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हां, जो पशुपालन पहले से हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है, ऐसा नहीं है। अब कृषि इनके लिए ज्यादा हो गई, क्योंकि अब इन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया, स्थायी जीवन शुरू हो गया था इनका प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इस पीरियड में इनके कुछ जो जानकारी मिलती है, इस पीरियड में इनको हाथी की जानकारी हो गई। हाथी की जानकारी इनको हो गई थी, जिसका नाम रखा था इन्होंने हस्तिप। क्या कहते हैं? हस्तिप कहते हैं। हस्तिप कहा गया इसको। तो ये इसकी एक हमको जानकारी मिलती है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि बंगाल बिहार, जो बिहार का जो क्षेत्र है, उसके जो जंगल एरिया है, वहां पर हाथियों के अवशेष, अवशेष का मतलब हाथियों की जंगलों में उपलब्धता मौजूद थी। और यही वजह है कि आगे जाकर के मगध साम्राज्य जब बना तो मगध साम्राज्य के पास सबसे ज्यादा हाथी ही थे, और हाथियों के दम पर ही उसने अन्य राज्यों को आसानी से जीत लिया था। उसके पास संसाधन थे। ठीक है, क्लियर है? अब इस अंदर में अब दूसरा देखा जाए तो कृषि, ध्यान देखिएगा। तो इस पीरियड में जो कृषि है, कृषि गौड़ व्यवसाय है, गौड़ व्यवसाय। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृषि बिल्कुल नहीं करते। ठीक है ना, गौड़ व्यवसाय है। मात्र 24 श्लोक जो हैं, 24 श्लोक में इसकी चर्चा है मात्र। ठीक है ना, इतनी चर्चा है इनकी। इस पीरियड में जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल, वो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 यव और दूसरा है आपका गोधूम। यव यानी कि जौ, और दूसरा है आपका गेहूं। ये रहे, ये दो मुख्य फसल हैं। सबसे ज्यादा जौ। जौ क्यों? क्योंकि गायों का मुख्य भोजन है, उसी को उगाते थे, उसी को खुद खाते थे, उसी को गायों को खिलाते थे। ठीक है ना। दूसरा, कृषि के संदर्भ में ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में कृषि की प्रक्रिया की जानकारी दे रखी है। कृषि की प्रक्रिया की जानकारी दी है। ये रही कृषि की प्रक्रिया की, कि भाई वहां पर इस समय इन सारी चीजें मौजूद हैं। इसमें कृषि से संबंधित कुछ नाम मिलते हैं। कृषि से संबंधित कुछ नामों की यहां पर चर्चा होती है, जैसे चरसणी। कृषि को कहा गया है चरसणी। तो आपके ये पूछा जा सकता है, चरसणी किसे कहा गया है वैदिक पीरियड में, या वैदिक साहित्य में चरसणी का मतलब क्या है? ठीक ना, लांगल, हल जो होता है, हल को कहा गया है लांगल। यह हल है, लकड़ी का बना हुआ, जिसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। बैल है, बैल को ब्रिक कहते हैं, जिससे खेती करते थे, ब्रिक। ये सारी चीजें इनको हमको जानकारी मिलती है। ठीक है ना। एक उपजाऊ जमीन जिसे कहते हैं उर्वरा, उपजाऊ भूमि जिसे क्या कहते हैं? उर्वरा। कि भाई ये रही उर्वरा, उर्वरा भूमि है। तो इस तरीके से कुछ एक चीजों की यहां पर जानकारी मिलती है। लेकिन अगर हम इसी की तुलना इस पीरियड में करें तो यहां पर जो कृषि है, कृषि मुख्य व्यवसाय है। यहां पर कृषि क्या हो गया? मुख्य व्यवसाय बन गया। मुख्य व्यवसाय बना, सबसे ज्यादा चर्चा। यानी कि जो पहले से चला आ रहा था वो तो था ही,
यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर अब इनकी जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल गेहूं बन गई, यव हो गया यानी कि जौ हो गया, और साथ के साथ चावल की जानकारी भी मिल गई। यानी कि अब ये लोग चावल की खेती भी करना शुरू कर दिए, जिसे क्या कहते हैं, तंदुल। इसका नाम दिया गया है तंदुल, ठीक है ना। तो ये इस पीरियड में शुरू हुआ, अब आप समझ लीजिएगा। ओके, और इसके साथ ही अब देखेंगे तो अन्य चीजों में देखेंगे तो सतपथ ब्राह्मण में कुछ विशेष जानकारी है। सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में 24 बैलों से खेती का साक्ष्य है। खेती का साक्ष्य दिया गया है कि ये रहा सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि 24 बैलों से एक साथ खेती की जाती थी, ठीक है ना। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में नहरों से सिंचाई का उल्लेख है। नहरों से सिंचाई का उल्लेख ये रहा, ये कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक है ना। उसके अलावा आपके कुछ और चीजों की भी इस पीरियड में हमको जानकारी मिलती है, जिसके हम कह सकें कि जौ चावल वगैरह जो हैं, इसकी अगर हम बात करें तो इसके एविडेंस हमको मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा जो आपके एटा में, जहां से लोहे का पहला साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें आपको कृषि से संबंधित इस पीरियड में मिलती हैं, और क्या अंतर है ये आप समझ लीजिएगा। किन चीजों पर फोकस किया गया, किन चीजों पर उनको हटाया गया, ध्यान रखिएगा। इस पीरियड में एक खाद शब्द का भी, खाद के लिए भी आपका उपयोग करना शुरू हुआ, जिसे कहते हैं करीशु। क्या कहते हैं, करीशु, खाद के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें इस पीरियड में रही थी, तो इनको कंपेयर करते हुए आराम से पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिए एवरीवन। इसके साथ में हम एक चीज और भी देखते हैं कि भाई इस पीरियड में क्या उनका व्यवसाय में क्या है, यानी कि उद्योग, यानी कि शिल्प, क्या कंडीशन है शिल्प उद्योग की ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, कोई खास कंडीशन है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब इनका नाम मात्र का है, नाम मात्र का, और स्व उपभोग के लिए, स्व उपभोग के लिए इसका उत्पादन करते हैं, के लिए उत्पादन। और ऐसा नहीं है कि शिल्प उद्योग करते नहीं थे, क्यों, क्योंकि इनकी अपनी खुद की जरूरत है। तो इसमें हमें बढ़ई की जानकारी मिलती है, जो लकड़ी का काम करता था, जिसे कहते हैं तक्षण। तक्षण बढ़ई की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। आपके इसी में रथकार भी है, जो रथ बनाता है, रथकार है, ठीक है ना। उसके अलावा देखा जाए तो आपका बुनकर भी है, बुनकर, जिसे पेशकार कहते हैं, पेशकार, कि भाई ये कपड़े बुनेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका कुम्हार भी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें धातु कर्मी भी है, कर्मार कहते हैं, जो धातु का काम करते हैं, धातु कर्मी, जिसका नाम रखा गया है कर्मार। लेकिन इस पीरियड में धातु के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इनको सोने की जानकारी है, सोना जानते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तांबा जानते हैं, सोना जानते हैं, जिसे हिरण्य कहते हैं, हिरण्य। तांबा जानते हैं, तांबे को ये अयस कहते हैं, क्या कहते हैं, अयस। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, ये लोग चांदी और लोहा नहीं जानते, इनकी जानकारी नहीं है, ये रही। चांदी और लोहे की इनको कोई जानकारी नहीं थी,
यानी कि ऋग्वेद में इन दोनों धातुओं का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। और यहीं पर अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आ जाइए, तो यहां पर उत्तर वैदिक काल और यहां पर ऋग्वैदिक काल। देखिए इसी तरीके से दोनों चीजों को कंपेयर करते हुए चले जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अब नेचुरल सी बात है, व्यवस्थित हो गए हैं, स्थायी जीवन होने लगा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका जो उद्योग शिल्प है थोड़ा सा स्थायित्व आ गया, स्थायित्व भी आया और इसका विकास भी हुआ, शिल्प और उद्योग का, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। बाज स्नेही और तैतरीय संहिता में इनकी पूरी जानकारी दे रखी है। बाज स्नेही और तैतरीय संहिता में इसका उल्लेख दे रखा है प्रॉपर तरीके से कि हाँ भाई कुछ कुछ चीजें यहां पर होती थी व्यवसायों की। यहां पर अब बाकायदा कुछ जो हैं स्वर्णकार होने लगे हैं। स्वर्णकार यानी कि जो सोने की धातुओं काम करते थे, स्वर्णकार होने लगे। मणिकार होने लगे, जो मणियों का काम करने लगे। पहले से बेहतर ये सारी चीजें पहले जो चली आ रही थी वो तो रहेंगी, ये सारी चीजें और होने लगी, ठीक है ना। अब रज्जु सर्प होने लगे। अब रज्जु सर्प कौन है? रस्सी बटने वाले, यानी कि रस्सी बनाने वाले, जो रस्सी बनाते हैं रज्जु सर्प कहते हैं। यानी कि रज्जु यानी कि रस्सी, सर्प मींस सर्प के आकार की बनाने वाले, ठीक है ना। इसी पीरियड में आपके कई और धातुओं की जानकारी मिलती है। इस पीरियड में लोहा की जानकारी मिलती है जिसे कहा गया है श्याम अयस्क, ठीक है ना। चांदी की भी जानकारी मिलने लगती है इसी पीरियड में, जिसको बड़ा अच्छा सा नाम दिया गया है रुक्म। ध्यान रखिएगा क्या नाम दिया गया है? रुक्म। तो ये एक चेंज है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस पीरियड में और इस पीरियड में इनका जो सब कुछ है, जो कुछ उत्पादन हो रहा है बेसिकली अपने उपभोग के लिए ज्यादा हो रहा है। व्यापार वाणिज्य इनका बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में हम देखें तो यहां पर व्यापार वाणिज्य को और देख सकते हैं। और व्यापार वाणिज्य को अगर हम यहां देखेंगे तो ऋग्वैदिक पीरियड में यहां पर आपका वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कैसी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तुओं से अदला बदली करना। यहां पर व्यापार नहीं था, या कह सकते हैं ना के बराबर। कोई व्यापार नहीं करता था कि भाई चलो कहीं भर के ले चलें, बल्कि व्यापार करने वाले जो लोग थे वो यहां के स्थानीय निवासी थे, बस। यानी कि व्यापार ना के बराबर जो कुछ भी था वो पणी नामक पणी व्यापारियों की चर्चा मिलती है, की चर्चा। क्योंकि भाई जंगल में रहने वाले गाय चराने वाले लोग हैं तो उनको व्यापार से क्या ही लेना देना है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के व्यापार व्यवस्थित हुआ। इस पीरियड में व्यापार क्या हुआ? व्यवस्थित होने लगा, हुआ। व्यापारियों का जो प्रमुख है उसके लिए एक शब्द आया जिसे हम कहते हैं श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग, कि भाई व्यापारियों का भी एक लीडर बनने लगा जिसे श्रेष्ठिन कहते हैं। और इसकी चर्चा मिलती है, वो मिलती है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा इस पीरियड में व्यापार के अलावा माप तौल की जानकारी मिलती है कि भाई जब लेन देन करोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो माप तौल होना ही चाहिए। तो वजन नापने के लिए आपका रक्तिका, गुंजा, मासा, तोला, ऐसी चीजें इस्तेमाल की गई। अनाज मापन के लिए, यह धातु मापन के लिए है, धातु के लिए।
और अनाज मापन के लिए, अनाज मापन के लिए है आपका द्रोणमाप, द्रोण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, द्रोण, अनाज के मापन के लिए। और इसी तरीके से एक चीज और भी आती है, इस पीरियड में कुछ सिक्कों का एक उल्लेख सा मिलता है, सिक्कों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह पूर्णतया सिक्के नहीं है, पूर्णतया सिक्के नहीं है, केवल इनकी चर्चा सी मिलती है। जैसे निष्क, शतमान, लेन देन के लिए इनका उपयोग होता है। निष्क है, शतमान है, ये सोने के आभूषण हैं, ठीक है ना। पाद है, कृष्णल है, पाद, कृष्णल इत्यादि, ये कुछ हमको जानकारियां यहां से मिलती हैं। यानी कि इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में आपके ये जो चीजें हैं आर्थिक गतिविधियों की, 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया, पशुपालन, कृषि, शिल्प उद्योग और व्यापार वाणिज्य, और चारों को ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों में कंपेयर करते हुए हम लोग चले गए। इससे हमें यह पता चलता है कि क्या परिवर्तन हो रहा है और किस चीज में परिवर्तन हो रहा है और क्यों हो रहा है। और उसका एक ही कारण था, क्षेत्र विस्तार और स्थायी जीवन। और जहां स्थायित्व आता है, धीरे धीरे विकास तो होता ही है। तो ये हमने आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमने चर्चा की। और इसी तरीके से आपको पढ़ने के लिए बहुत आसान तरीके से, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ 5 नवंबर से शुरू होने वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लास आज से प्रॉपर तरीके से एक स्टार्टिंग हुई है। जस्ट इंट्रोडक्शन, आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो आप अभी भी इस क्लास को, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, नवंबर बैच में, जिसमें मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को 300 से ज्यादा नंबर दिला करके आपको प्रॉपर आईएएस बनने में सहायता करूं। और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई करंट अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और इसके माध्यम से आप जीएस के मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीएस की हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बहुत गहराई से आ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी अब साधारण प्रश्न पूछना बंद कर चुका है। और गहराई से प्रश्न समझने के लिए आपको इतिहास की सही समझ होना बहुत जरूरी है, ना कि इंफॉर्मेशन। यानी कि तथ्यों की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट की जरूरत है कि आखिर कोई भी चीज क्यों और कैसे हुई थी। तो जीएस में नंबर उठाने हैं, ऑप्शनल में नंबर उठाने हैं, तो हिस्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है ना, एक हवा बना रखा है, अरे नंबर नहीं आते। अच्छा लिखोगे तो नंबर आएंगे, जब आप गिनी चुनी 2 किताबों पर डिपेंड रहोगे तो कैसे नंबर आएंगे? कुछ सोचना। क्या स्पेक्ट्रम जैसी किताब से मॉडर्न इंडिया के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो गहराई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? गांधी और टैगोर के विचारों के मूल्यों को, अंतर को पूछा जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के विचारों के अंतर को पूछा जा रहा है। वो स्पेक्ट्रम में है क्या? नहीं। तो फिर कहां से पढ़ोगे? और जब उसको उस लेवल पर करके नहीं आओगे तो नंबर कहां से आएंगे? इसलिए भागते हैं। और सबसे बड़ी चीज प्लस पॉइंट पता है क्या है हिस्ट्री का? हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आपको इसमें कोई करंट अपडेट नहीं करना। एक ही चीज को बार बार पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, तो उसके नई अप्रोच, नई चीजें और नई समझ विकसित होती है। और फैक्ट्स नहीं पढ़ना ऑप्शनल में। जीएस से आधा सिलेबस है ऑप्शनल का। बस जो टॉपिक पढ़ने हैं वो थोड़ी सी गहराई से पढ़ने हैं, अच्छे तरीके से समझना है, तो इसको आप कर लीजिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग धार्मिक जीवन के संदर्भ में कि ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन और उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन में क्या अंतर था। देखिए, ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के संदर्भ में एक ही चीज ध्यान रखिएगा, इसके स्वरूप को लेकर के, कि इनका कोई भी इहलोक परलोक का कंसेप्ट नहीं था। यानी कि इस पीरियड में ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं। जो प्राकृतिक रूप से शक्तियां हैं उनको पूजा करते हैं और वर्तमान जीवन के सुख पर बल देते हैं। बल यानी कि इहलौकिक हैं, दूसरी दुनिया के बारे में इनको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और इसी के लिए ही सोचिए देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं।
यानी कि इनका जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना उद्देश्य नहीं है, मोक्ष उद्देश्य नहीं है। वर्तमान जीवन को अच्छा बनाना है, इसलिए देवताओं को खुश करना है। और देवता कौन है? सारी की सारी प्राकृतिक शक्तियां, ठीक है ना। इसमें यास्क एक व्यक्ति हैं जिन्होंने निरुक्त की रचना की थी। यास्क ने देवताओं की संख्या 33 बताई है और उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। 3 श्रेणियां हैं, 1 2 3, 3 श्रेणियां बताई हैं यास्क ने, 33 देवता बताए हैं, आकाश के, अंतरिक्ष के और पृथ्वी के। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, इसमें देवियां भी हैं, और पृथ्वी के देवता। आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवी देवताओं की चर्चा की गई है यहां पर, ठीक है। इसमें देखेंगे तो आकाश के जो सबसे ऊपर है उसके देवता, सबसे मुख्य देवता माने गए हैं द्यौस, यानी कि देवताओं के पिता माने गए हैं। सूर्य के भी पिता, सभी देवताओं के पिता माने गए हैं। इसी में आपके सूर्य हैं, इसी में आपके वरुण हैं, ठीक है ना। सूर्य, वरुण, पूषण, मित्र, विष्णु, पूषण, मित्र, विष्णु, ये सभी इसके देवता हैं इस क्षेत्र में। इसमें आपकी उषा, अदिति देवियों की चर्चा भी की गई है, यानी कि देवियां जो हैं, उषा भी है और अदिति भी है, दोनों सूर्य की पुत्रियां मानी गई हैं। ये देवियों की चर्चा है। इसी प्रकार से अंतरिक्ष के देवता में देखेंगे तो इंद्र हैं, ये रहे, जो किसके देवता हैं? जल के देवता माने गए हैं। मारुत हैं, हवा के देवता, मारुति नंदन, हवा के, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें रुद्र हैं, रुद्र यानी कि शिव, शिव का रूप माना जाता है। वायु है, पर्जन्य है, ठीक है ना। इस तरीके से वायु है, पर्जन्य है, इन देवताओं की चर्चा। और पृथ्वी पर आपके देखेंगे तो अग्नि है, अग्नि प्रमुख देवता है। सोम है, पृथ्वी अपने आप में देवता माने गए हैं, पृथ्वी देवता माने गए। बृहस्पति हैं, इसी में आपके एक देवी है अरण्यानी, ये देवी की चर्चा है अरण्यानी, इनकी भी चर्चा की गई है इस पीरियड में। अब आप समझिएगा, तो इस तरीके से इन देवताओं की चर्चा यहां पर की गई है। और इस पीरियड में आएंगे तो ये इस पीरियड में थोड़ा सा पूर्व की भांति ही है, पूर्व की भांति, यानी कि इस जीवन को तो सुखी बनाना ही बनाना है, लेकिन इस जीवन में कुछ नए परिवर्तन भी हैं। नए परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आए वो आप देख लीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में इहलोक तो है ही, इहलोक के साथ साथ परलोक की भी परंपरा शुरू हो गई। परलोक की चिंता, यानी कि इसीलिए अरण्यक और उपनिषद लिखे गए। उपनिषद यानी कि ईश्वर का वास्तविक सच जानना, यह इस पीरियड में शुरू हुआ। तो इहलोक के साथ साथ परलोक, और यहां पर केवल और केवल इहलोक, यहां पर दोनों चीजें, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर जो प्रमुख देवता हैं उनका स्थान परिवर्तन हो गया। यहां पर आ गए आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को कहा गया है प्रजापति, ये रहे। और यहां पर जो 3 प्रमुख देवता थे वो कौन कौन थे? ध्यान रखिएगा, यहां पर जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र हैं नंबर 1, नंबर 2 आपके वरुण हैं, ये रहे, ठीक ना। अग्नि है 3, ये रहे। इस तरीके से इस ऋग्वैदिक पीरियड में इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, ये आपके मुख्य तौर पर देवता थे, ये रहे मित्र। और यहां पर आ गए अब ये 3 महेश, यानी कि स्थान परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? स्थान परिवर्तन। ओके, क्लियर है।
और इसी के साथ अगर देखेंगे तो यहां पर अब आ जाएंगे ऋग्वैदिक काल में। तो यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर जो उनकी उपासना पद्धति है, उपासना पद्धति वो है आपके केवल और केवल थोड़ा सा आपकी पूजा पाठ है और आपकी क्या है, यज्ञ। यज्ञ भी है और पूजा भी है, दोनों चीजें हैं। और पूजा में क्या करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं, देवताओं की स्तुति, उनका आह्वान करना, उनको बुलाना, ध्यान लगाना, ध्यान मतलब उनके मंत्रों का उच्चारण करना और उनको करना। साथ के साथ इस पीरियड में आपकी पशु बलि की परंपरा भी है, पशु बलि भी दी जाती है, यानी कि कर्मकांड भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि कर्मकांड नहीं है, लेकिन यज्ञ बहुत बड़ा विधान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के यहां पर आपकी स्तुति तो है ही, स्तुति के साथ में यज्ञ का विधान बढ़ गया, बढ़ा, यज्ञ पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाने लगा। महत्व इसमें पशु बलि की वृद्धि हुई, पशु बलि की वृद्धि इस पीरियड में होती है, बिल्कुल सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और जो यज्ञ हैं उनकी 3 श्रेणियां बना दी गई, इनको भी याद रख लीजिएगा। यज्ञ की कितनी श्रेणियां बना दी गई हैं, 3। कौन कौन सी, 1, 2 और 3। एक जो है वो जो दैनिक यज्ञ होते हैं, दैनिक यज्ञ जो हर व्यक्ति को अपने दैनिक स्तर पर करना चाहिए। कुछ हैं विशेष यज्ञ और कुछ ऐसे यज्ञ हैं जिन्हें हम कहते हैं महायज्ञ। जैसे महायज्ञ जो कई कई दिनों तक चलते, महीनों तक चलते हैं, महायज्ञ। जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ जो कई कई साल मतलब सालों के हिसाब से भी चलते हैं। वाजपेय यज्ञ जो राजा महाराजा किया करते हैं। विशेष यज्ञ किसी विशेष आयोजन के संदर्भ में किए जाते हैं, जैसे अग्निहोत्र, अग्निहोत्र यज्ञ, ठीक है ना। सौत्रामणि यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ, यज्ञ इत्यादि। और दैनिक वाले तो आप जानते ही हैं, नृयज्ञ, नृयज्ञ हैं। अब जो आपके जो घर परिवार में हम डेली करते हैं 5 तरीके से, उस तरह के वो सारे के सारे यज्ञ थे। इस तरीके से ये सारे के सारे यज्ञ के विधान पर उत्तर वैदिक काल में ज्यादा बल दिया गया। राजाओं को भी यज्ञ करने की दिशा के अनुसार तय किया गया कि कौन सी दिशा का कौन सा राजा कौन सा यज्ञ करेगा। और साथ के साथ इहलोक के साथ साथ परलोक की चिंता भी इस पीरियड में शुरू हुई। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका ये जो कंसेप्ट है कि दोनों चीजों को तुलना करते हुए हमको पढ़ना चाहिए, और यहीं से आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और आप लोग के लिए नवंबर बैच P2I फाउंडेशन का जो भी तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से 2026-2027 के लिए, तो वो MK लाइव कोड के साथ 28,999 रुपए में इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं 2026-2027 के लिए। और ये बैच 11 नवंबर से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। तो जल्दी कीजिए, सीट फिल होने से पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, क्योंकि आधे अधूरे तरीके से कभी भी लक्ष्य हासिल नहीं होते हैं। ओके एवरीवन, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो मैं आपके साथ हूं। मेरे पर्सनल गाइडेंस तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, लेकिन डिस्काउंट के लिए MK लाइव कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। पैसे ज्यादा लगेंगे और मेरा गाइडेंस अगर कोड लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप मुझे अपने कोच मेंटर के तौर पर आप देखना पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।